थॉट्स एंड एक्शन में आपका स्वागत है और हमारी आज की मूवी है साल 2005 की फेमस कोरियन क्राइम फिल्म अ बिटर स्वीट लाइफ। ये मूवी गैंगस्टर जॉनरा की क्लासिक मूवीज में गिनी जाती है और इसकी वर्ल्ड वाइड सक्सेस के बाद हमारे बॉलीवुड ने भी साल 2007 में इसी का रीमेक आवारापन बनाया था, जो उस टाइम पे काफी हिट रही थी। तो चलिए चलते हैं सीधे अपने आज की वीडियो की तरफ। और अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद है तो प्लीज मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो ये कहानी शुरू होती है साल 2005 में साउथ कोरिया के एक शहर से, जहां हम किम नाम के गैंगस्टर को देखते हैं। किम मिस्टर कैंग नाम के माफिया बॉस का राइट हैंड मैन है और एक रात को उसे पता चलता है कि कुछ लोकल गुंडे उनके होटल स्टाफ के साथ बदतमीजी कर रहे हैं और वो वहां जाके उन्हें होटल से बाहर जाने को बोलता है। पर उनके ना जाने पर किम उन तीनों को बुरी तरह पीटता है और सभी को इंजर्ड करके होटल से बाहर फेंकवा देता है। इसके बाद किम अपने बॉस मिस्टर कैंग के साथ डिनर करता है और उससे आज हुई फाइट के बारे में बताता है। पर मिस्टर कैंग कहता है कि तुमने जो किया ठीक किया। पर तभी मिस्टर कैंग का बेटा मुन सुक वहां आता है और अपने फादर से किम की कंप्लेंट करता है, क्योंकि किम ने जिन्हें पीटा था वो लड़के बैक के आदमी थे। बैक मिस्टर कैंग का ही भाई का बेटा और म्यूनसिक का कजन होता है, पर फैमिली दुश्मनी की वजह से ये लोग साथ में काम नहीं करते और मिस्टर कैंग अपने बेटे को ही डांट के वहां से भगा देता है। वो किम से कहता है कि मेरा बेटा नालायक है जो बिजनेस नहीं चला सकता, पर तुम मेरे सबसे ट्रस्टेड आदमी हो, इसलिए तुम्हें जो ठीक लगता है वो करो, बस गैंग के लड़कों और मेरे बेटे को कंट्रोल में रखना। थोड़ा ड्रिंक करने के बाद कैंग किम से एक पर्सनल बात शेयर करता है और उसे अपनी एक यंग मिस्ट्रेस के बारे में बताता है जिसका नाम ही सू होता है। वो कहता है कि हीसू को मैंने काफी कम उम्र में एक ऑर्फनेज से खरीदा था और वो मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है जिसके सारे खर्चे मैं पूरे करता हूँ, पर अब मुझे शक है कि मेरी एब्सेंस में उसका किसी अपने उम्र के लड़के के साथ अफेयर चल रहा है। मिस्टर कैंग कहता है कि एक हथियारों की डील करने मैं कुछ दिनों के लिए कोरिया से बाहर जा रहा हूँ और अब तुम्हें मेरे इस शक का इलाज करना है और पता करना है कि हीसू का किसी के साथ कोई चक्कर है या नहीं, और अगर वो लॉयल नहीं हो तो उसे और उसके लवर को जान से मार देना। मिस्टर कैंग के जाने के बाद अगली सुबह किम एक गिफ्ट लेके हीसू के घर जाता है और कैंग का भेजा हुआ गिफ्ट देख के वो स्माइल करती है। किम नोटिस करता है कि हीसू बेहद ज्यादा अट्रैक्टिव और सुंदर है और ये जानते हुए भी कि वो उसके बॉस की गर्लफ्रेंड है, किम अपने आप को उसे बार बार देखने से रोक नहीं पाता। इसके बाद वो मिस्टर कैंग की उससे फोन पे बात कराता है और उसे अपना एक विजिटिंग कार्ड देके वहां से चला जाता है, पर असल में वो उस घर से थोड़ी दूर अपनी गाड़ी पार्क करके हीसू पर नजर रखने लगता है। काफी देर तक वेट करने के बाद वो देखता है कि शाम को एक ऑरेंज कलर की कार हीसू के घर के बाहर आकर रुकती है और हीसू एक लड़के के साथ उसमें बैठ के कहीं जाने लगती है। किम सारा टाइम उस कार को फॉलो करता रहता है और देखता है कि वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाके डिनर कर रहे हैं और रात को एक नाइट क्लब में भी साथ जाके डांस करते हैं। पर इस सब के बाद भी कुछ नहीं होता और वो लड़का हीसू को वापस उसके घर ड्रॉप करके चला जाता है। और अब किम को लगता है कि हो सकता है कि ये लड़का सच में हीसू का एक नॉर्मल फ्रेंड हो, क्योंकि ना ही ये लड़का हीसू के साथ उसके घर के अंदर जाता है और ना ही उसने इन दोनों को अब तक एक दूसरे के क्लोज आते या टच करते देखा है। अगले दिन किम को मिस्टर कैंग का कॉल आता है और वो उसे हीसू के साथ लंच पे जाने को कहता है और किम हीसू को पिक करके उसके साथ लंच करने जाता है। लंच के बाद हीसू उसे अपनी एक रिकॉर्डिंग में लेके जाती है, जहां एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में वो वॉयलिन प्ले करती है और किम नोटिस करता है कि हीसू खूबसूरत होने के साथ साथ एक कमाल की म्यूजिशियन भी है और वो थोड़ी देर के लिए उस म्यूजिक में खो जाता है और रियलाइज करता है कि उसकी लाइफ कितनी खाली है और इतने सालों में पहली बार हीसू से मिलके उसे अच्छा फील हो रहा है। तभी उसे मिस्टर कैंग के बेटे म्यूनसिक का कॉल आता है, जो उसे फौरन एक बार में आने को कहता है और किम यीशु को वहीं छोड़ के वहां से चला जाता है। किम जब उस बार में जाता है तो वहां मुनसुक और कुछ लड़कियों के साथ बैक भी बैठा होता है और मुनसुक उसे बैक से लड़ाई खत्म करके कॉम्प्रोमाइज करने को कहता है, क्योंकि वो दोनों कजन्स हैं। और बैक कहता है कि अगर तू मेरे आदमियों को पीटने के लिए मुझसे माफी मांग ले तो मैं सब भूलने को तैयार हूँ। बिना किसी गलती के सॉरी कहना किम के लिए इम्पॉसिबल होता है और वो बैक से कहता है कि सॉरी की बात तो तू भूल जा, और तेरे आदमियों ने पिटने वाले काम करे थे इसलिए मैंने उन्हें मारा। और उसके इस रिस्पॉन्स से मुनसुक भी भड़क जाता है और टेबल पे पड़े ग्लासेस फोड़ देता है। बैक किम से कहता है कि मैंने तुझे एक मौका दिया था क्योंकि तू मेरे अंकल का लॉयल आदमी है, पर इसके बाद जो तेरे साथ होगा उसके लिए तू खुद रिस्पॉन्सिबल होगा। और किम वहां से चला जाता है। किम वापस हीसू को पिक करने जाता है, पर उससे पहले वही ऑरेंज कार वाला लड़का वहां आ जाता है और हीसू उसके साथ घर जाने लगती है।
किम फिर से साइलेंटली उन दोनों को फॉलो करने लगता है और वो लड़का किम को उसके घर ड्रॉप करके वहां से चला जाता है। यीशु के घर के अंदर जाने के बाद किम भी वहां से चला जाता है, पर उसे नहीं पता होता कि यीशु जानती है कि वो उस पर नजर रख रहा है। वो किम के जाते ही उस लड़के को फोन करती है और वो लड़का अपनी कार घुमा के वापस यीशु के घर आने लगता है। किम फोन पे बात करते हुए उसे इग्नोर कर देता है, पर थोड़ी देर बाद उसे याद आता है कि वो उसी लड़के की ऑरेंज कार थी और वो फौरन अपनी कार घुमा के वापस यीशु के घर के बाहर पहुंच जाता है और साइलेंटली अंदर घुस के यीशु और उस लड़के को साथ में देख लेता है और समझ जाता है कि ये दोनों एक कपल हैं और यीशु मिस्टर कैंग को धोखा दे रही है। वो उस लड़के को बुरी तरह पीटने लगता है और उसे पिटता हुआ देख के यीशु उसके आगे आ जाती है और किम उसे मारना बंद कर देता है। वो ये सब बताने के लिए मिस्टर कैंग को फोन मिलाने लगता है, पर यीशु रोने लगती है और उसे रोता हुआ देख के किम के अंदर का गैंगस्टर मेल्ट हो जाता है और वो फोन काट देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि मिस्टर कैंग यीशु के बॉयफ्रेंड के साथ साथ उसे भी मरवा देंगे और किम यीशु को मरता हुआ नहीं देख पाएगा। वो मिस्टर कैंग को कॉल नहीं करता और उन दोनों से कहता है कि मैं मिस्टर कैंग से कुछ नहीं कहूंगा, पर अगर तुम दोनों जिंदा रहना चाहते हो तो आज के बाद कभी साथ में नजर मत आना, वरना कोई भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। वो लड़का वहां से जाने लगता है और यीशु उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागती है, पर किम कहता है कि ऐसा मत करो वरना तुम दोनों ही मारे जाओगे। यीशु किम से कहती है कि मेरी जान बचा के तुमने कोई नोबल काम नहीं किया है और तुम्हारा वो बॉस मिस्टर कैंग मेरे बाप की उम्र का है और उसकी मिस्ट्रेस बन के जिंदगी गुजारना भी मरने जैसा ही लगता है और जब तक वो जिंदा है तब तक मैं अपनी जिंदगी आजादी से नहीं जी सकती। किम उसे छोड़ के वहां से चला जाता है, पर उसे पता होता है कि मिस्टर कैंग से ये बात छुपा के उसने गद्दारी की है, जिसके लिए कैंग उसकी जान भी ले सकता है। ये सब सोचते हुए वो अपने घर जा रहा होता है जब रास्ते में कुछ लड़के नशे में उसे तंग करने लगते हैं और उसकी कार के ऊपर थूक के भागने लगते हैं और किम अपने दिमाग में चल रही सारी फ्रस्ट्रेशन उन पर निकालने का सोचता है और अपनी कार भगा के उन्हें ओवरटेक करके रास्ते में रोक लेता है और उन लड़कों के बाहर आते ही वो उन्हें बुरी तरह पीटने लगता है और काफी पीटने के बाद वो उन्हें वहीं तड़पता हुआ छोड़ के चला जाता है। इसके बाद वो मिस्टर कैंग का फोन उठाना बंद कर देता है, पर अगली सुबह मिस्टर कैंग वापस साउथ कोरिया आ जाता है। कैंग को वापस अपने घर में देख के यीशु शॉक होती है और कैंग यीशु के बिहेवियर में डर को नोटिस कर लेता है, जैसे वो उससे कुछ छुपा रही है और जल्द ही वो उससे सब कुछ उगलवा लेता है और उसे किम के इस धोखे पे बेहद गुस्सा आता है। उधर किम अपने ख्यालों में खोया होता है जब बैक के आदमी उसके घर में घुस के उस पर सरप्राइज अटैक कर देते हैं। वो उसे पीटने लगते हैं और बेहोश होने तक पीटते हैं और थोड़ी देर के बाद जब उसे होश आता है तब वो एक खाली वेयर हाउस में बंधा होता है और बैक अपने आदमियों के साथ वहां आता है। वो उसे और पीटते हैं और 2 अलग अलग साइजेस के चाकू निकालते हैं ताकि वो किम के टुकड़े कर सकें, पर तभी बैक को अपने अंकल मिस्टर कैंग का कॉल आता है और वो किम को जिंदा छोड़ने को कहता है और बैक अपने आदमियों के साथ किम को एक वैन में डाल के एक लोकेशन पे फेंक के चला जाता है। किम को लगता है कि उसकी जान बच गई है, पर तभी मिस्टर कैंग अपने आदमियों के साथ उसके सामने आता है और कहता है तू मेरा सबसे लॉयल आदमी था, फिर तूने मुझसे यीशु के बारे में झूठ के बोला। किम के पास इसका कोई जवाब नहीं होता और मिस्टर कैंग उसे अपने बेटे मुंशिक और आदमियों के पास छोड़ के वहां से चला जाता है। वो किम से फोन पे बात करता है और कहता है कि अब तुझे ही अपनी गलती सुधारनी पड़ेगी और यीशु और उसके बॉयफ्रेंड को मारना पड़ेगा, पर जब किम इसके लिए मना करता है तब मुंशिक और उसके आदमी उसे बुरी तरह पीटने लगते हैं। मुंशिक किम के हाथ की 2 उंगलियां तोड़ देता है और एक डीप गड्ढा खोद के वो लोग उसे जमीन में जिंदा दफना देते हैं। तेज बारिश की वजह से मिट्टी कीचड़ बन के हैवी हो जाती है और किम काफी मुश्किल से उस गड्ढे में से जिंदा बाहर आता है, जो देख के मुंशिक भी इम्प्रेस होता है क्योंकि किम के सिवा कोई और आदमी अब तक मर चुका होता। वो किम को एक और मौका देता है और उसे उसके शूज वापस देके हाई प्रेशर के पानी से साफ करा जाता है। मुंशिक किम को एक फोन देता है और कहता है कि मेरा फादर अभी भी तेरी रिस्पेक्ट करता है क्योंकि तू 10 सालों से उनके साथ है और अगर तू उन्हें फोन करके उनसे माफी मांग ले तो मैं तुझे जाने दूंगा। पर किम समझ जाता है कि उसके माफी मांगने के बाद भी मिस्टर कैंग उसकी जान तो बख्श देगा पर यीशु को जरूर मरवा देगा, इसलिए वो फोन पे बात करने की एक्टिंग करने लगता है और फोन में से उसकी बैटरी निकाल लेता है। मुंशिक जैसे ही उसके थोड़ा पास आता है किम वो फोन की बैटरी उसकी आंख में घुसा देता है और कैंग के आदमियों पे पत्थर और जलती हुई लकड़ी के टुकड़ों से अटैक कर देता है। वो सब नंबर्स में बेहद ज्यादा होते हैं, पर किम घायल शेर की तरह उन सबके ऊपर टूट पड़ता है और लड़ते हुए उस वेयरहाउस से बाहर तक आ जाता है और वो एक
कार स्टार्ट करके उन सभी आदमियों को कार से हिट करने लगता है। किम उन आदमियों को कुचलता हुआ एक दीवार तोड़ के वहां से भाग निकलता है और मिस्टर कैंग को ये न्यूज सुन के बेहद गुस्सा आता है। 10 सालों तक अपने साथ रखने के बाद कैंग को पता होता है कि किम को काबू में करना बेहद मुश्किल है, इसलिए वो बैक के गैंग को भी अपने साथ मिला लेता है और सबसे कहता है कि जो किम को पहले मारेगा उसे मैं पर्सनली रिवॉर्ड दूंगा। उधर किम अपने एक पुराने फ्रेंड से छुप के मिलता है और उससे कुछ पैसे मंगवाता है और वो मिस्टर कैंग को बिना बताए उसे पैसे दे देता है, क्योंकि किम ने पास्ट में कई बार उसकी जान बचाई थी। ये जानते हुए कि मिस्टर कैंग के आदमियों ने हीसू के घर पे नजर रखी होगी, किम उसकी एक फ्रेंड के घर के बाहर एक फेयरवेल गिफ्ट रख के चला जाता है, क्योंकि अब शायद वो कभी हीसू से दोबारा नहीं मिल पाएगा। इसके बाद वो कुछ हथियार खरीदने के लिए 2 गन डीलर से बात करता है जो अक्सर नशे में रहते हैं, और किम का बैकग्राउंड जान के वो उसे अपने बॉस से मिलाने उसके अड्डे पे ले जाते हैं। किम उससे कहता है कि वो मिस्टर कैंग के लिए कुछ हथियार खरीदने आया है और वो उसे कुछ गन्स की लिस्ट देता है, पर वो आदमी सन की होता है और वो किम को एक हैंडगन असेंबल करने को देता है और बोलता है कि अगर तूने मुझसे पहले इस गन को असेंबल कर लिया तो मैं तुझे आधे रेट पे सारे हथियार बेच दूंगा। तभी उसे अंडरवर्ल्ड के एक आदमी का फोन आता है जो उसे बताता है कि मिस्टर कैंग ने तो किम को अपने गैंग से ही निकाल दिया है और कैंग ने उसके सर पे इनाम भी रखा है, पर उसके किम को मारने से पहले ही किम गन असेंबल कर लेता है और उसे सर में शूट करके मार देता है, जिसके तुरंत बाद वो उस आदमी के बाकी 2 गन डीलर्स को भी शूट करके मार देता है ताकि वो और आदमी ना बुला पाए। इस खून खराबे के बाद किम एक बैग भर के हथियार उठाता है और उसके लिए कैश वहां रख के वहां से चला जाता है। किम के जाने के थोड़ी देर बाद उस मारे गए गन डीलर का भाई वहां आता है और देखता है कि उसके भाई और 2 साथियों का किसी ने मर्डर कर दिया है, और उसे टेबल पे पड़ा किम का एक बिजनेस कार्ड मिल जाता है और वो किम को ढूंढने के लिए निकलता है, क्योंकि वो खुद एक कॉन्ट्रैक्ट किलर होता है जो अब किम को मारे बिना नहीं रुकेगा। किम सारे हथियार रेडी करता है और उन्हें लेके बैक के पास जाता है जो एक स्केटिंग रिंग में होता है, और वो उससे मिस्टर कैंग की करंट लोकेशन मांगता है ताकि उसे मार सके। बैक उसे बता देता है कि मिस्टर कैंग आज उसे अपने एक बार में मिलेगा, पर वो किम के पास आके उसे एक शार्प चाकू से कई बार स्टैब कर देता है, जिससे किम बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है और उसके जख्मों से खून निकलने लगता है, पर वो भी अपने बैग से एक हैंडगन निकालता है और बैक के पैर में शूट कर देता है। बैक इस अटैक से चौंक जाता है और वो वहां से भागने का ट्राई करने लगता है, पर किम उसके पास आके उसे कई बार शूट करता है और उसकी जान ले लेता है। इसके बाद किम टैक्सी लेके मिस्टर कैंग के बार की तरफ जाने लगता है और वो कैंग को कॉल करके बोलता है कि मैंने बैक को मार दिया है और अब मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, इसलिए मुझसे बचने के लिए तुम्हें जितने आदमी बुलाने हैं तुम बुला सकते हो। थोड़ी देर के बाद किम उस बार तक पहुंच जाता है और मिस्टर कैंग और उसका बेटा मुनसुक अपने ढेर सारे आदमियों को वहां बुलाने लगते हैं। उधर हीसू की फ्रेंड उसे अपने घर बुलाती है और कहती है कि किसी ने उसके नाम से एक पार्सल यहाँ भेज दिया है, और जब हीसू उसे खोलती है तो उसमें एक लैंप होता है जो देखते ही वो समझ जाती है कि जरूर किम ने उसके लिए भेजा है। उधर किम उस बार के वॉशरूम में घुसता है और सारे हथियारों की मैगजीन्स में गोलियां भर के लड़ाई के लिए रेडी हो जाता है। वो नोटिस करता है कि बैक के मारे हुए चाकू की इंजरी बेहद ही सीरियस है और उसके जख्म से ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही, पर अब उसे कोई फिक्र नहीं होती क्योंकि उसे पता होता है कि मिस्टर कैंग को मारने के बाद आज शायद वो इस बार से जिंदा वापस नहीं जाएगा। वो वॉशरूम से बाहर आता है और बार के गेट पे ही उसे मिस्टर कैंग का बेटा मुनसिक दिखाई देता है जिसने उसकी उंगलियां तोड़ी थी, और वो पहली गोली उसके हाथ की उंगलियों पे ही मारता है, जिसके बाद वो उसके पास आके उसे कई बार शूट करके उसकी जान ले लेता है। बार में एंटर करते ही एक आदमी उसे रोकता है, पर किम उसे भी शूट करता हुआ अंदर जाता है और अपने रास्ते में आने वाले कैंग के हर आदमी को वो शूट करके मारने लगता है। अब मिस्टर कैंग और वो आमने सामने होते हैं और किम मुझसे पूछता है कि मैंने पिछले 10 सालों में तेरा दिया हुआ हर काम पूरा किया है, पर मैंने सिर्फ एक बार एक लड़की की जान लेने से मना कर दिया तो तूने मुझे जमीन में जिंदा दफनाने की कोशिश क्यों की? कैंग उससे कहता है कि तूने एक लड़की के लिए अपनी लाइफ वेस्ट कर दी है, क्योंकि आज तेरे मरने के बाद मैं उसे भी मार दूंगा। पर ये कहते ही किम उसे भी गोली मार देता है और कैंग मारा जाता है। तभी पीछे से बैक के आदमी अपने लीडर का बदला लेने के लिए वहां आ जाते हैं और किम को सर में गोली मारते हैं और किम जमीन पे गिरता है, पर गोली सिर्फ उसके सर को छू के निकली होती है और वो वापस उठ के बैक के आदमियों पे फायरिंग करता है और उनके रिटर्न फायर में मिस्टर कैंग के भी आदमी मारे जाते हैं। इस फायर फाइट में
बैक और कैंग के आदमी एक दूसरे को ही शूट करने लगते हैं और किम एक बार के पीछे कवर लेता है। बैक के आदमी उसका पीछा नहीं छोड़ते और हर तरफ से उस पर फायरिंग करते रहते हैं, इसीलिए किम एक उजी गन लेके बार के पीछे से बाहर आ जाता है और बैक के 2 आदमियों को शूटिंग में मार गिराता है। बैक का आखिरी बचा आदमी AK-47 से किम को शूट करता है, पर वो उसकी गोलियां लगने के बाद भी सीढ़ियों पे बैठ के उस आदमी पे फायर करता रहता है। वो आदमी समझ जाता है कि किम के सर पे आज खून सवार है और वो वहां से भागने लगता है, पर तभी किम के हाथों मारे गए उस गन डीलर का भाई वहां आता है और उस आदमी को शूट करके मार देता है। वो काफी देर से इसी फायर फाइट के रुकने का वेट कर रहा था और वो लाशों के ढेर से होते हुए किम के सामने आता है, जिसकी बॉडी में से काफी खून बह रहा होता है और वो हीसू को फोन में लाने की कोशिश करने लगता है ताकि एक आखिरी बार उसकी आवाज सुन सके। इतनी गोलियां लगने की वजह से किम अपने फोन को भी ठीक से पकड़ नहीं पा रहा होता और उस आदमी को भी पता होता है कि किम कुछ मिनटों में अपने जख्मों से खुद ही मर जाएगा, पर उसने अपने भाई की मौत का बदला लेने की कसम खाई होती है, इसलिए वो किम को सर में शूट करता है और किम फाइनली नीचे गिर के अपनी आखिरी सांसें लेता है और उसे मरते हुए हीसू दिखाई देती है जो स्माइल करती हुई म्यूजिक प्ले कर रही होती है और किम भी स्माइल करता है क्योंकि उसे पता होता है कि उसके सैक्रिफाइस की वजह से अब हीसू आजादी से जी पाएगी। और किम की मौत के साथ ये मूवी यहीं पे एंड होती है। एक और ऐसी ही कोरियन क्राइम मूवी के लिए लेफ्ट या राइट में दिख रही वीडियो पे क्लिक करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग थॉट्स इन एक्शन।